स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम, जिसमें स्टेम की जो इंटरनल एनाटॉमी होता है उसको हम 3 प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला जो है इसमें फर्स्ट आएगा डर्मल टिश्यू सिस्टम। डर्मल टिश्यू सिस्टम को त्वचीय ऊतक तंत्र भी कहा जाता है। इसमें आएगा एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो होती है वो सिंगल लेयर की होती है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। इसके बाहर की तरफ जो है वो क्यूटिकल पाई जाती है। इसी के साथ क्यूटिकल के साथ साथ कभी कभार क्या होता है वैक्स की कोटिंग भी बाहर की तरफ रहती है। अगर इसकी बाह्य त्वचा की अगर संरचना की बात करें तो इसकी जो संरचना होती है, इसका जो शेप होता है वो आयताकार होता है, गोलाकार होता है और मृदुत कोशिकाओं द्वारा ये निर्मित रहती हैं और एक पंक्ति के रूप में जो है ये व्यवस्थित रहती हैं। इसी के अगर हम बात करें तो ये जो बाहर की तरफ जो पाए जाने वाली एपिडर्मिस होती है ये प्लांट को बाह्य वातावरण से जो है सुरक्षात्मक परत के रूप में भी यहाँ पे ये कार्य करती है। इसके अगर फंक्शन की बात की जाए कि जो एपिडर्मिस है उसके क्या क्या फंक्शन है, सबसे पहला कि ये सुरक्षात्मक आवरण के रूप में कार्य करती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है। अब क्या होता है कि कुछ मरुद्भिद पौधे के अंदर जो एपिडर्मिस होती है उसके ऊपर की तरफ जो है मोम का आवरण पाया जाता है, वैक्स की कोटिंग पाई जाती है, जिससे प्लांट का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा बढ़े नहीं, टेम्परेचर कंट्रोल में रहे। क्योंकि मरुद्भिद पादप के अंदर क्या होता है वहां पे एनवायरमेंट कंडीशन ऐसी होती है कि वहां पे टेम्परेचर जो होता है वो हाई होता है, तो उससे बचने के लिए प्लांट जो है अपने अंदर कुछ मॉडिफिकेशन कर लेता है। बाह्य त्वचा पे स्टोमेटा भी पाया जाता है जिसको रंध्र कहा जाता है। रंध्र के द्वारा क्या होता है गैसेस का आदान प्रदान होता है, तो इससे भी प्लांट का एनवायरमेंट जो है बाह्य एनवायरमेंट से कनेक्ट रहता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे बाहर की तरफ जो एपिडर्मिस होती है उसके ऊपर कुछ रोम्स भी पाए जाते हैं और ये रोम जो होते हैं कुछ रोम्स जो होते हैं वो ग्लैंड के रूप में भी रहते हैं, यानी कि सेक्रेटरी रोम्स होते हैं और रोम जो होते हैं वो बहुकोशिकीय होंगे। सबसे बाहर की तरफ कैम्बियम की एक्टिविटी होती है जिसको कोर कैम्बियम कहा जाता है, जिससे बाहर की जो है वो छाल बनती है। अगर हम हर्बेसियस प्लांट्स की बात करें, शाक की बात करें तो उसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। उसका जो तना होता है वो ग्रीन कलर का होता है, सॉफ्ट होता है, कोमल होता है, लचीला होता है, तो उसमें किसी प्रकार का जो है बार्क कैम्बियम की आवश्यकता नहीं होती है। इसी के साथ जहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ होती है जिसका तना हार्ड होता है, ब्राउन कलर का होता है, तो वहां पे बाहर की छाल बनाने के लिए जो है कोर कैम्बियम की वहां पे जरूरत पड़ती है। और कोर कैम्बियम की जो कोशिकाएं हैं वो लगातार डिवीजन करते बाहर की तरफ छाल का निर्माण करती है। साकेत तनों की अगर हम बात करें कि वहाँ साकेत तने सॉफ्ट होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। ग्रीन कलर का मतलब होता है कि वहाँ पे जो टिश्यू होते हैं उसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। मरुद्भिद पौधों की अगर हम बात करें तो मरुद्भिद पौधे में पत्तियां तो होती नहीं है, तो उसके लिए क्या होता है उसका जो स्टेम होता है वो ग्रीन कलर का होता है और इस वजह से स्टेम जो है प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है मरुद्भिद पौधों के अंदर। और शाकीय पौधों में भी क्या होता है कि स्टेम जो होता है वहाँ पे ग्रीन कलर का होता है, वो भी फोटोसिंथेसिस का काम करता है। तो यहाँ पे अपने जो एपिडर्मिस है उसके सारे जो फंक्शंस है वो पूरे हो गए हैं। अब हम सेकेंड रीजन की बात करते हैं, इसको कहते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम या फिर इसको भरण ऊतक तंत्र भी कहा जाता है। इसमें अगर हम बात करें कि बाह्य त्वचा के जस्ट नीचे की तरफ, बाह्य त्वचा के जस्ट नीचे की तरफ जो बाह्य त्वचा या फिर एपिडर्मल कॉर्टेक्स होता है वो रीजन इसके अंदर आएगा। इसी के साथ यहाँ पर जो एंडोडर्मिस है और रमणीय क्षेत्र है जिसमें पेरिसाइकिल है, पेरिसाइकिल के बाहर की तरफ ये एंडोडर्मिस है, तो ये सारा जो रीजन है ये ग्राउंड टिश्यू के अंदर आएगा। ग्राउंड टिश्यू में जनरली जो होती है पेरेन्काइमस कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। और यहाँ पे ग्राउंड टिश्यू में मज्जा भी आएगी। जो मज्जा होती है उसमें हमेशा मज्जा की जो कोशिकाएं होती हैं वो पेरेन्काइमस होती हैं और कोशिकाओं के बीच में क्या होती है अवकाश पाया जाता है।
तथा यहाँ पे मज्जा रश्मियां भी पाई जाती हैं। मज्जा रश्मियां होती हैं कि जो वेस्कुलर बंडल होते हैं उनके बीच में जो कोशिकाएं दृढ़ हो चुकी हैं, जिसमें डिवीजन नहीं होता है, वो कोशिकाएं लगातार क्या करती है, उसमें डिवीजन की क्षमता आ जाती है और डिवीजन जो है वो लंबवत करती है। इस वजह से लंबी लंबी स्ट्रिप के रूप में वो अरेंज हो जाती हैं। इनको कहा जाता है मज्जा रश्मि कहा जाता है। इसको हम डायग्राम से भी समझेंगे। भरण ऊतक में सबसे बाहर की तरफ आउटर मोस्ट लेयर, क्योंकि एपिडर्मिस के बाद क्या होती है, हाइपोडर्मिस होती है, तो यहाँ पे हाइपोडर्मिस आ जाएगा। हाइपोडर्मिस को ही कहा जाता है एपिकल कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस कॉर्टेक्स, इसी को ही कहा जाता है एपिडर्मिस कॉर्टेक्स। हाइपोडर्मिस की जो कोशिकाएं होती हैं वो कोलेनकाइमेटिक कोशिकाओं से मिलकर बनी हो सकती हैं। जनरली जो है स्क्लेरेनकाइमेटिक कोशिकाओं से मिलकर ही बनी होती हैं, लेकिन कोलेनकाइमेटिक कोशिकाएं भी वहां पे पाई जाती हैं। अब दृढ़ोत्तक कोशिकाएं होगी, तो दृढ़ोत्तक कोशिकाएं कब बनेगी, जहां पे एनवायरमेंट कंडीशन थोड़ी सी हार्श होगी, यानी कि वहां पे जो है पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करने के लिए हाइपोडर्मिस का निर्माण हो जाएगा। हाइपोडर्मिस का जो निर्माण है वो एपिडर्मिस की कोशिकाओं का डिवीजन होने की वजह से ही होता है। तो इस वजह से ये जो है मैकेनिकल सपोर्ट के लिए हाइपोडर्मिस की जो कोशिकाएं हैं, जिसको अधोत्वचा कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, कैजुराइना इक्विसिटम, इक्विसिटम का अगले ऑर्डर का है। कैजुराइना में अगर हम बात करें तो उपहार एवं गर्द एवं घास होते हैं, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ गर्त होते हैं वहाँ वहाँ क्या होते हैं, अधोत्वचा पाई जाती है। वहाँ पे क्लोरेनकाइमा द्वारा अधोत्वचा बनी हुई रहती है और जगह जगह जो है स्क्लेरेनकाइमेटिक कोशिकाएं भी वहाँ पे पाई जाती हैं। इसके बाद ये हो गया फर्स्ट हाइपोडर्मिस। सेकेंड रीजन की अगर हम बात करें तो सेकेंड है यहाँ का कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स रीजन जिसको बलकुट भी कहा जाता है, और इसकी जो कोशिकाएं होती हैं अधोत्वचा के जस्ट नीचे की कोशिकाएं जो है वो कॉर्टेक्स कोशिकाएं कहलाती हैं। और कॉर्टेक्स की कोशिकाओं की आकृति जो है गोलाकार, अंडाकार, बहुकोणीय भी हो सकती है। और बलकुट की कोशिकाओं के बीच में जो है अंतरकोशिकीय स्थान यहाँ पे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और जितना भी कॉर्टेक्स होता है वो पेरेन्काइमल कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कई बार क्या होता है, जो मुर्गी पौधे होते हैं उसके अंदर जो कॉर्टेक्स वाली कोशिकाएं होती हैं उसमें कुछ केमिकल पदार्थ का भी डिपोजिशन होता है। जैसे हो सकता है कि रेजिन हो, मोम हो, टेनिन हो, म्यूसिलेज हो, स्टार्च हो, गोंद हो, कैल्शियम का ऑक्सलेट हो, ये सब क्रिस्टल फॉर्म में भी हो सकता है। कैल्शियम ऑक्सलेट जो होता है वो क्रिस्टल फॉर्म में होता है, और ये लिटेक्स भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो है कॉर्टेक्स वाला रीजन जो है यहाँ पे ये सब पाया जाता है। जिन पौधों के अंदर जो पत्तियां होती हैं वो आशुपाती होती हैं, आसानी से जड़ जाती हैं, शीघ्र ही जड़ जाती हैं। जैसे हम बात करें कैर, खीप, ये सोनेरी एशिया, इसकी अगर हम बात करें तो इससे तने में क्या होते हैं कि जो बाहर वाला जो पोर्शन होता है रीजन का, वहां पर बलकुट की कोशिकाएं जो होती हैं अधोत्वचा के ठीक नीचे पाई जाती हैं, यानी कि इस कोशिकाओं के जस्ट नीचे जो है कॉर्टेक्स कोशिकाएं वहां पे पाई जाती हैं। कई बार क्या होता है कि पौधे के अंदर पत्तियां नहीं होती, तो प्रकाश संश्लेषण करने के लिए जो क्लोरोफिल पिगमेंट पाए जाते हैं, यानी ग्रीन कलर की कोशिकाएं जो होती हैं वो कॉर्टेक्स रीजन के अंदर ही पाई जाती हैं, जहाँ से ये फोटोसिंथेसिस का काम करती हैं। इसको बोलते हैं स्वांगीकारी क्षेत्र, जहाँ पे ऐसा कॉर्टेक्स रीजन जहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है, हरी कलर की कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो उसको बोलते हैं स्वांगीकारी क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि ये अपना भोजन जो है स्वयं बनाती है। इसके बाद थर्ड रीजन है एंडोडर्मिस। थर्ड है एंडोडर्मिस। अब एंडोडर्मिस कॉर्टेक्स के जस्ट नीचे वाला जो परत रहेगी वो रहेगी एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस द्विबीजपत्री जो पौधे होते हैं उसके अंदर जनरली ज्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पे स्टार्च का संचय बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है, इसलिए यहाँ पे जो है मंड, इसको बोलते हैं मंड आच्छादन, क्योंकि यहाँ पे इन कोशिकाओं के अंदर स्टार्च का डिपोजिशन होता है। इसी के साथ कैस्पेरियन पट्टिकाएं यहाँ पे पाई जाती हैं, इसलिए इसको कैस्पेरियन पट्टिका वाला रीजन भी कहा जाता है। और कैस्पेरियन पट्टिकाएं जो होती हैं ये करती हैं वाटर को जो ट्रांसपोर्ट करने में, वाटर के ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करने का काम करती है कैस्पेरियन स्ट्रिप। ये भी एंडोडर्मिस के अंदर ही डिपोजिशन हो जाता है स्थूलकायी पदार्थ का, तो इस वजह से वहां पे कैस्पेरियन स्ट्रिप जो है वो बन जाती है। फोर्थ है पेरिसाइकिल। हम सीरीज में ही चल रहे हैं, जैसे हम ये स्टेम का टीएस है, सबसे बाहर की तरफ हो जाएगी एपिडर्मिस, फिर ग्राउंड टिश्यू, एपिडर्मिस जैसे हाइपोडर्मिस होती है सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस, यहाँ पे ग्राउंड टिश्यू हो जाएगा, कॉर्टेक्स रीजन हो जाएगा,
कॉर्टेक्स रीजन के अंदर की तरफ ये हो जाएगा एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ हो जाएगा पेरिसाइकिल, और यहाँ पे जो है वेस्कुलर बंडल रहेंगे। बाहर की तरफ रहेगा यहाँ पे फ्लोएम, और अंदर की तरफ रहेगा जाइलम, और इन दोनों के बीच में रहेगा कैम्बियम। इस प्रकार से है कोई भी स्टेम का सिंपल सा स्ट्रक्चर रहता है। अब हम बात कर रहे थे पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल की अगर हम बात करें तो पेरिसाइकिल भी जो है वो जनरली डाइकोट के अंदर ज्यादा देखने को मिलती है, और ये विद्युत कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती है। इसके साथ यहाँ पे कुछ टाइम मतलब कुछ पौधों के अंदर जो है ये स्क्लेरोकाइमेट कोशिकाओं से मिलकर भी बनी हुई होती है। यहाँ पर रेसे व तंतु भी यहाँ पे जो है एक के बाद एक यहाँ पे पाए जाते हैं। अब पेरेंट ये जो पेरिसाइकिल होती है, पेरिसाइकिल के अंदर फ्लोएम रेसे पाए जाते हैं। इसी के साथ साथ अवकोशवाही परिसंवहनी रेशे जो फ्लोएम होता के बाहर की तरफ उत्पन्न होते हैं, ये भी यहाँ पे पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो है फाइब्रस फ्लोएम फाइब्रस जो है वो यहाँ पे पाए जाते हैं। सूर्यमुखी की अगर पेरिसाइकिल की बात करें तो उसमें दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर ये बनी हुई होती है। तो सूर्यमुखी की अगर हम बात करेंगे तो उसमें दो प्रकार की होती है। इसके जो डायग्राम्स है, जैसे केजुराना का डायग्राम दे रखा है, सनफ्लावर का डायग्राम दे रखा है, आगे चलोगे तो मेज का दे रखा है, वीट का दे रखा है। इन सब का जो डायग्राम है हम प्रैक्टिकल में डिस्कस करेंगे। वहां पे मैं एक एक लेयर के बारे में बताऊंगी, एक एक कोशिका को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, कैसे पहचानते हैं कि कौन सी कोशिका एपिडर्मिस है, कौन सी कॉर्टेक्स वाली है, कौन सी कोशिकाएं जो है वो जड़ोत्तक की दिखाई देती हैं, कौन सी कोलेनकाइमेट कोशिकाएं होती हैं। तो ये अलग अलग कोशिकाओं में मैं तुम्हें डिफ्रेंशिएट करना बताऊंगी। ये जो बुक हम पढ़ रहे हैं ये 95% प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। ये 95% इस बुक का जो पार्ट है वो हम प्रैक्टिकल में पढ़ेंगे। यहाँ पेरिसाइकिल हो गया। पेरिसाइकिल के बाद अगर हम बात करें तो पेरिसाइकिल के बाद यहाँ आता पित्त। पित्त हमेशा पेरेन्काइमेटस कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और ये जो ग्राउंड टिश्यू का ही पार्ट होता है, इसमें अगर हम बात करें कि जो पित्त की कोशिकाएं जो रहेगी वो लूजली अरेंज रहती हैं, और कई बार जो होता है पित्त पाया भी नहीं जाता है कोशिकाओं के अंदर। जैसे हम अगर वीट की बात करें तो वीट का जो सेंटर वाला पोर्शन होता है वो होलो होता है, तो वहां पे पित्त की कोई कोशिका नहीं पाई जाती है। पित्त की कोशिकाओं, दो कोशिकाओं के बीच में जो अंतर होता है, स्पेस पाया जाता है दो कोशिकाओं के बीच में। फिर हम बात करें तो जो बलकुट का जो स्थान होता है उस पर भ्रूण पाया जाता है, और मज्जा की जो कोशिकाएं रहेगी वो गोलाकार रहेगी, अंडाकार रहेगी, विद्युत कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और कोशिकाओं के बीच में क्या होता है, इंट्रासेलुलर स्पेस पाया जाता है। लेकिन ट्रिटिकम के अंदर जो है ये खोखली मज्जा पाई जाती है, जिससे पित्त कैविटी कहते हैं। कुछ पौधों में कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी हैं जहाँ पे जो पित्त होता है, पित्त में जैसे क्रिस्टल है, रेजिन है, टैनिन है, गोंद है, इनका भी जो है निक्षेपण पाया जाता है, स्टोर फॉर्म में रहते हैं। फिर बात करते हैं हम मज्जा रश्मि। मज्जा रश्मि जिसको पित्त रे कहा जाता है। पित्त रे की अगर हम बात करें तो क्या होता है कि जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, ये दो वेस्कुलर बंडल है, इनके बीच की जो पेरेन्काइमेटस कोशिकाएं रहेगी वो क्या होती हैं, पहले तो डिवाइड नहीं करती है, लेकिन जब भी इसमें डिवीजन होना शुरू होता है तो ये कोशिकाएं डिवीजन हो जाती है, डिवाइड करके ये इलोंगेटेड छड़ के रूप में स्ट्रक्चर का निर्माण करती हैं, इलोंगेटेड कोशिकाएं बनाती हैं, जिनको मज्जा रश्मि कहा जाता है, और ये मज्जा से जुड़ी हुई रहती है। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ ग्राउंड टिश्यू। इसमें पहला हो जाएगा कि ये रिजर्व फूड मटेरियल को यानी कि रेजिन, टेनिन, गोंद को स्टोर करने का काम करती है। इसी के साथ हाइपोडर्मिस में अगर बात करें तो हाइपोडर्मिस का जो काम होता है, क्योंकि हाइपोडर्मिस का भी निर्माण है, ये सारा जो बताया ना, ये सारा जो है ग्राउंड टिश्यू से मिलकर बना होता है, ग्राउंड टिश्यू का ही पोर्शन होता है। हाइपोडर्मिस यांत्रिक सहारा देने के लिए होता है। कई में क्या होता है, बलकुट का जो रीजन होता है, यहाँ पे प्रकाश संश्लेषी कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसी के साथ एरेनकाइमा भी पाया जाता है। जगह जगह जो है एयर चेम्बर पाए जाते हैं। एयर चेम्बर जो है जलोदीप पादप को तैरने में हेल्प करते हैं। एयर कैविटी पाई जाती है जगह जगह पर। सेकेंडरी ग्रोथ जिसमें हो जाती है, सेकेंडरी ग्रोथ, तो उस समय क्या होता है कि कैम्बियम की एक्टिविटी भी यहीं पे शुरू होती है कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में
जहाँ पे कैम्बियम होता है तो वहां पे जो है सवर्णी एवं कोर कैम्बियम का निर्माण जो है यहाँ पे पाया जाता है। अब हम बात करते हैं वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। 2 टिश्यू सिस्टम हमारे कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें पहला हमने पढ़ा था डर्मल टिश्यू सिस्टम, सेकेंड पढ़ा था ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड थर्ड की हम बात कर रहे हैं वो है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के अंदर जाइलम और फ्लोएम आएगा। जैसे अगर हम मोनोकोट की बात करें तो उसमें फ्लोएम और जाइलम पाया जाएगा, जिसमें जो जाइलम होता है वाई के शेप का होता है, जिसमें जैसे ये हमने बनाया है जाइलम, तो बड़ा जो गोला बनाया है वो है मेटाजाइलम, छोटा जो गोला बनाया है वो है प्रोटोजाइलम, और इनके बीच में जो स्थान रह गया है वो है फ्लोएम। तो ये वाई के शेप का दिख रहा है, तो वाई के शेप का जो है ये मोनोकोट के अंदर पाया जाता है। डाइकोट की अगर हम बात करें तो डाइकोट के अंदर जो जाइलम और फ्लोएम होता है कुछ इस प्रकार अरेंज रहता है। तो इसमें क्या होता है कि जाइलम और फ्लोएम ये अंदर की तरफ जो है समझ लो जाइलम है, बाहर की तरफ जो है वो फ्लोएम है। इसमें मेटाजाइलम ऐसे हो सकता है, फिर नीचे की तरफ प्रोटोजाइलम हो सकता है उल्टा हो, मेटाजाइलम अंदर की तरफ हो, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ हो। ये कैम्बियम है, यहाँ पे फ्लोएम हो जाएगा, ये कैम्बियम है। अब जाइलम एंड फ्लोएम के बीच वाला जो कैम्बियम रहेगा उसको बोलते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ध्यान रखना, ये नोट कर लेना, जाइलम और फ्लोएम के बीच वाला जो कैम्बियम है उसको कहेंगे इंट्राफेसिकुलर जाइलम कैम्बियम सॉरी। फिर अगर हम बात करें 2 सवन बंडल के बीच, ये सवन बंडल एक है, ये दूसरा है, इन दोनों के बीच में जो कैम्बियम पाया जाता है इसको बोलते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। क्या कहते हैं? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो यहाँ पे ये याद रखना। 2 टर्म और है। कैम्बियम का जो निर्माण है वो प्रोकैम्बियम से होता है। कैम्बियम का जो निर्माण है करने वाली कोशिकाएं, कैम्बियम का जो लेयर होती है वो सिंगल परत की होती है, एक परत की होती है। इसका जो निर्माण है वो प्रोकैम्बियम की कोशिकाओं के द्वारा होता है। अब हम बात करें कि इसमें 2 प्रकार का बताया गया है कि कैम्बियम से निर्मित होने वाली कोशिकाएं जो होती हैं वेस्कुलर बंडल 2 प्रकार से अरेंज रहती हैं, जिसमें पहला है सेंट्रीपिटल एंड फिर है सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल का मतलब होता है कि परिधि की तरफ निर्माण होना, यानी कि फ्लोएम की जो कोशिकाएं ये जो कैम्बियम की कोशिका डिवीजन करेगी या फ्लोएम बनाएगी तो वो बाहर की तरफ बनाएगी, तो उसको बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल, जिसको अभिकेंद्री बोलते हैं। अपकेंद्री का मतलब होता है अंदर की तरफ बनाना, सेंटर की तरफ बनाना। एनाटॉमी ऑफ टिपिकल डाइकोट, इसमें सूर्यमुखी है, सूर्यमुखी के बारे में भी हम वही डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल में। फिर है मेज के तने का टीएस है, वो भी हम वही देखेंगे। इसमें तुम्हें ये पढ़ना है कि डाइकोट और मोनोकोट जो हम प्रैक्टिकल जब करेंगे तो हम डिस्कस करेंगे तो मोनोकोट डाइकोट में क्या क्या अंतर है, तो ये एक बार रीड आउट कर लेना कैरेक्टर्स। फिर आ जाओ सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट सिस्टम। अगर हम एक बीजपत्री की बात करें, मोनोकोट की बात करें तो उसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं एक बीजपत्री के अंदर जहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। अब हम बात करें डाइकोट की, तो डाइकोट में जनरली सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो सेकेंडरी ग्रोथ जब होती है, इसमें अगर हम बात करें कि सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है, ये हमने पहले ही डिस्कस किया है कि इस प्रकार जो है वेस्कुलर बंडल अरेंज रहते हैं। हम थोड़ा सा पोर्शन ही बना रहे हैं, ज्यादा नहीं बना रहे हैं। ये है कैम्बियम, यहाँ पे है फ्लोएम, यहाँ पे है जाइलम। इसको हमने बोला है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, और इन दोनों के बीच में जो बनेगा वो हो जाएगा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो क्या होता है कि यहाँ पे कैम्बियम की कोशिकाएं तो रहेगी, जो एक्टिव रहेगी, सिंगल परत के रूप में रहती है, यहाँ पे तो रहेगी। अब यहाँ पे जो दृढ़ोत्तक कोशिकाएं हैं, क्योंकि ग्राउंड टिश्यू के अंदर दसे हुए रहते हैं ना बंडल, तो यहाँ पे जो कोशिकाएं रहेगी तो ये क्या करती हैं, जब इसको सेकेंडरी ग्रोथ करने वाली होती है डाइकोट के अंदर, तो यहाँ पे ये पूरी रिंग बन जाती है ऐसे।
इस प्रकार। जैसे यहाँ पे तो ये रहेगा बीच वाला कैम्बियम और यहाँ पे जो है पूरा ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना है। यहाँ की जो कोशिकाएं हैं ये इसमें विभज्योतक प्रकृति धारण हो जाती हैं। विभज्योतक कोशिकाएं यहाँ पे विभज्योतक प्रकृति धारण कर लेती हैं और एक कैम्बियम बना लेती हैं, जिसको इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं, और जाइलम फ्लोएम के बीच में जो होती है उसको इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। तो ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है। अब ये पहले बना तो ये प्राइमरी हो गया। जब ये कैम्बियम, इसकी एक्टिविटी, कैम्बियम जो है लगातार, कैम्बियम की एक्टिविटी लगातार जो है चलती रहती है, यानी कि जो यहाँ विभज्योतक कोशिकाएं हैं लगातार डिवीजन करेगी और डिवीजन भी इनका तेजी से होता है। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ जो बनाएगी, इस प्रकार अगर हम बनाएं तो ऊपर की तरफ ये बनेगा, ये सेकेंडरी फ्लोएम हो जाएगा और अंदर की तरफ जो कोशिकाएं बनेगी वो होगी सेकेंडरी जाइलम। यहाँ पे अगर डिवीजन की बात करें, मैं ये बता रही हूँ, ये समझ लो ये कैम्बियम की कोशिका है, इसका आकार बढ़ गया, फिर इसने जाइलम की कोशिका बनाई, पहली कोशिका जाइलम बनाई, फिर दूसरी बार इसने डिवीजन किया तो फ्लोएम बनाया। तो पहली बार जाइलम बना, उसको प्राइमरी जाइलम कहेंगे, दूसरी बार, पहली बार जो फ्लोएम बना उसको प्राइमरी फ्लोएम कहेंगे। अब क्या होता है कि ये कैम्बियम की कोशिका और बड़ी होगी, और बड़ी होगी तो इसमें और डिवीजन होगा। तो इस वजह से जो है ये प्राइमरी जाइलम नीचे की तरफ आ गया, यहाँ पे दूसरी बार बन रहा तो उसको दूसरी सेकेंडरी जाइलम कहेंगे, और ये कैम्बियम रहा, ये रहा प्राइमरी फ्लोएम। प्राइमरी फ्लोएम के नीचे अगर और कैम्बियम के ऊपर की तरफ अगर बात करें और फ्लोएम बनेगा तो ये सेकेंडरी कहलाएगा, प्राइमरी ऊपर खसक जाएगा। तो इस प्रकार जो है कैम्बियम की कोशिकाओं के अंदर डिवीजन होता है, और पहले हमेशा जाइलम की कोशिका बनती है, फिर फ्लोएम की कोशिका बनती है। जाइलम और फ्लोएम के बीच अंतरापूली एधा यानी इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहलाता है। तो क्या होता है कि डाइकॉट के अंदर इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जो है वो प्रेजेंट होता है, लेकिन अगर हम बात करें मोनोकॉट के अंदर जो है कैम्बियम नहीं होता है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम यहाँ पे नहीं पाया जाता है। इस वजह से मोनोकॉट के अंदर जो है सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। लेकिन एक बीजपत्री तने कुछ अपवाद है, जैसे ड्रेसिना है, युक्का है, इसके में क्या होता है सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। इसके बाद हमारा कैम्बियम वाला टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम कल डिस्कस करेंगे। कैम्बियम की कोशिकाएं कैसे होती हैं, कैसे निर्माण होता है, उसको कैसे अलग अलग प्रकार की तर्कु रूपी कोशिकाएं होती हैं, है ना, ये सब हम कल पढ़ेंगे।